Assalamu alaikum dear students, welcome back to the next video lecture series of botany subject for the 11th class। तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंगे। आज हम यहाँ पे बेटा किंगडम प्लांटी को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसकी देंगे, या अगर टाइम मिला तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किंगडम प्लांटी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने उसमें देखा कि हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी को वहां पे हायर कैटेगरीज यानी किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, फिर विद इन द किंगडम हम जब देखते हैं कि किंगडम को अगर हमें क्लासिफाई करना होगा तो हम कौन सा सिस्टम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देयर आर थ्री, सो उसी को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करता है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि विद इन द किंगडम किस तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। वहां पे तीन ऐसे तरीके हैं जिससे हम विद इन द किंगडम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हमारे पास अगर बायोडाइवर्सिटी थी, इस बायोडाइवर्सिटी को मैंने यहाँ पे किंगडम्स में 5 किंगडम्स में यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है बेटा, 5 किंगडम्स में यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको। फिर अगर आपके पास यहाँ पे 5 किंगडम है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, किंगडम प्लांटी अगर आपके पास है, इस प्लांटी किंगडम को आप किस तरह से यहाँ पे टैक्सा में या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, कौन से तरीके या कौन सा सिस्टम आप यहाँ पे फॉलो करोगे जिसके जरिए से आप यहाँ पे किंगडम प्लांटी को डिवाइड करोगे, या किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करोगे, या किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करोगे। यहाँ पे बेटा ऐसे 3 तरीके हैं जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेगा यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में। 3 तरीके ऐसे हैं जिससे हम यहाँ पे किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इट विल इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आर्टिफिशियल सिस्टम्स, ठीक। नंबर सेकंड यहां पे है दैट इन्वॉल्व्स द नेचुरल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स। And the number third one is the phylogenetic systems. Phylogenetic systems. These are the 3 systems by which we can categorize or we can go on division for any type of the kingdom within the बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले उठाएंगे, क्या कहा मैंने, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स को। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है हमें, सबसे पहले यही हम यहाँ पे बात करेंगे, इसी के मुतलिक हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम हमें कहता है कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं विद इन द किंगडम में, then we take into consideration only the morphological characteristic features। जो morphological characteristic features होते हैं यानी जो external characteristic feature होते हैं organisms के, particularly for the plants here, मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्लांटी किंगडम को पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को या सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन कर सकेंगे, ताकि हम उस ग्रुप को यहाँ पे डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, दिस आर्टिफिशियल सिस्टम स्टेट्स दैट क्लासिफिकेशन हियर इन्वॉल्व्स the morphological characters only। morphological characters only। ठीक है बेटा, morphological characters चूंकि मैंने आप लोगों को बताया, these are the external characteristic features। For example, I have this here, it is the morphological characteristic feature, it is the external characteristic feature। इसी तरह से प्लांट्स में भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे उनके लीव्स हैं, जैसे उनके फ्रूट्स हैं, या जैसे उनके रूट्स हैं, या उनका क्यूटिकल है। ठीक है बेटा, दीज आर द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसी तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दीज आर द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सुपरफिशियल कैरेक्टर्स मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दीज आर नॉट परमानेंट। These are liable for change। These are not permanent or these are liable for change। इनको यहाँ पे एनवायरनमेंट के जरिए से चेंज हो सकती है, इसीलिए हम इनको यहाँ पे नॉन परमानेंट कैरेक्टर्स कहते हैं, इसीलिए हम इनको यहाँ पे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स कहते हैं।
और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, जो यहाँ पे कंसिडर करेगा सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नाउ नोन एज द आर्टिफिशियल सिस्टम बिकॉज दीज आर नॉट द परमानेंट कैरेक्टर्स। बात आ रही है समझ? मैंने क्या कहा आप लोगों को, किस तरह से हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स को आर्टिफिशियल सिस्टम्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा, इसने एनिमल्स को डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे क्लासिफाई किया। He take into consideration various criteria, superficial characters for the classification of the animals। ठीक है बेटा, तो पहला क्या कहा इसने, पहला क्राइटेरिया क्या लिया इसने कहा कि कुछ एनिमल्स को हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट these are known as enema, while some are known as enema। Enema means those animals which have red blood, clear, while as enema means those animals which do not have or which are without the red blood, clear। These are the superficial characters। एक और क्लासिफिकेशन, एक और क्राइटेरिया इसने यहाँ पे लिया बेटा, दैट ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे इसने एनिमल्स को यहाँ पे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ aquatic animals and into the terrestrial animals। The habitats can change due to various environmental constants। The habitats can change, the external characteristic features can change। As such, these are the superficial characteristic features। क्लियर। एक और तरीका यहाँ पे जिसे मैं कहूंगा, यहाँ पे इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, दैट वाज he classified them into the oviparous animals or viviparous animals। Oviparous animals or viviparous animals। Oviparous animals are those animals which lay down eggs, ठीक है बेटा। while as viviparous animals are those animals which give rise or which give birth to the young ones। तो यहां पे मैंने कहा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द वेजिटेटिव और वी कैन से इन प्लांट्स वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इन एनिमल्स ऑल द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दैट आर सुपरफिशियल, दैट आर आर्टिफिशियल। क्लियर। द वेरियस फॉलोवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल कहा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बेटा प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स में सबसे पहले इनिशिएट किया क्लासिफिकेशन किसने, थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया। इन द आर्टिफिशियल सिस्टम इन प्लांट्स यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स हियर, दैट वाज फर्स्ट कैरीड आउट बाय द थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स में दिया। प्लांट्स को सबसे पहले उसने यहाँ पे क्लासिफाई किया। ही क्लासिफाइड द प्लांट्स इनटू हर्ब्स, shrubs, trees, undershrubs and trees। ठीक है बेटा, इन चार ग्रुप्स में इसने यहां पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वेदर द सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट। हर्बस हैव सॉफ्ट स्टेम, shrubs have slightly soft stem, whereas undershrubs are slightly trees, and the trees have the woody trunks here। Clear? These are the external characteristic features। उसके बाद यहाँ पे पिन पॉइंट किया कॉर्लस लीनियस ने, यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्लस लीनियस क्लासिफाइड और गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स on the basis of reproductive characters में उसने एंड्रोशियम को लिया और यहाँ पे इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। एंड्रोशियम, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेमेन्स आर देयर, स्टेमेन्स के यूनियन पे और स्टेमेन्स की लेंथ पे उसने यहाँ पे प्लांट्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया। ठीक है बेटा, फिर से कह रहा हूं, जो कॉर्लस लीनियस है उसने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जो यहाँ पे फ्यू सुपरफिशियल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स थे, उनके बेसिस पे यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया।
into various groups on the basis of androecium here, number, union and length of the androecium here. ठीक है. तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम, पहला यहाँ पे हमने देखा. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम्स. एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम्स. सबसे पहली एडवांटेज यहाँ पे बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम्स की है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ये है कि दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. एक या दो कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ताकि उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर सके, विच इज द एडवांटेज. एज सच इट कैन बी इजीली रिमेंबर्ड because we take few superficial characters for the classification of the organisms here. Number first मैं यहाँ पे कहूँगा it is easy to remember. It is easy to remember because we take few superficial, one or two or three superficial characters for the classification of the organisms. नंबर सेकंड यहाँ पे मैं कहूँगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे पहले माइक्रोस्कोप की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसलिए जो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम कहते थे या करते थे, इन साइंटिस्ट्स ने की जिनका मैंने नाम आपको बताया, लीनियस था, थियोफ्रास्टस था या एरिस्टोटल था या प्लानी था, उन्होंने यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम्स को दिया था. Then these systems were based, or the characters taken into consideration were need based. They were taken into consideration by taking point of their use for the human beings. यानी इंसानों के लिए वो characters कितने मुफीद हैं उन्हीं को यहाँ पे consider किया गया. That is, it prominently involved human need based characters या वो characters which were convenient for the human use, उन्हीं characters को इसने यहाँ पे consider किया. अलबत्ता because of these two advantages, इसमें यहाँ पे advantages भी है मगर it has more disadvantages. इसके disadvantages क्या क्या है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा. Disadvantages of the artificial system of classification. The first disadvantage of the artificial system of classification is that it does not bring out the similarities on the basis of natural and phylogenetic affinities, or it does not undergo the classification, or it does not group the organisms, or it does not involve the similarities of organisms on the basis of their natural and phylogenetic affinities. तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा, no relationship of organisms on the basis of natural and phylogenetic ways. ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे कहा. दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि it got separated, यानी यहाँ पे जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे वो यहाँ पे सेपरेटेड हुए. दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और मेंबर्स गॉट सेपरेटेड. क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स गॉट सेपरेटेड हियर. जो क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स थे वो यहाँ पे सेपरेटेड हुए. एक मिसाल मैं यहाँ पे दूंगा आप लोगों को बेटा. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम की जो प्लानी ने दी, प्लानी ने यहाँ पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया बेटा, उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया बेटा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फ्लाइट एनिमल्स में. फ्लाइट एनिमल्स में इसने रखा यहाँ पे इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, बैट्स को, और यहाँ पे नॉन फ्लाइट एनिमल्स में इसने यहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रखेंगे दिस ह्यूमनस या काउस, उन्हीं को एलिफेंट्स इसने यहाँ पे रखा. नॉन फ्लाइट एनिमल्स और वो तो वही है जो फ्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है बेटा, मगर जब हम यहाँ पे नेचुरल सिस्टम्स की बात करते हैं, जो बेटा बैट है यहाँ पे, it is not the bird here, it has the flying capacity, it is the mammal here, it gives the birth to the young ones. As such,
the closely related. The bat got separated from the closely related its ancestors or its relatives here. जो bat था यहाँ पे, जो mammals के साथ यहाँ पे link करता है, it got separated and was put into the aves group here. For example, with the birds. ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ पे closely related members they got separated. It is the disadvantage of the artificial system. ठीक है. तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे आप देखेंगे, जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है आर्टिफिशियल सिस्टम्स का, वो बेटा ये है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसने कहा कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर इक्वल इन वेट एंड इट gave equal weightage to the vegetative and the reproductive characters. But we should remember that we should take into consideration that जो वेजिटेटिव एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स organisms के होते हैं, they are more liable to change. As such, this assumption was wrong, which was taken into consideration that vegetative and reproductive characters are equal. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा the advantage or disadvantages of the artificial system. अब दूसरा सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे, वो है बेटा natural systems of classification. Natural systems of classification. What is natural systems of classification? Since हमने देखा artificial systems में the superficial characters, those characters which are liable for change. In the natural systems हम यहाँ पे देखेंगे उन characters को consider करेंगे which are nearly permanent, which do not undergo the change. Those characters, both external as well as internal characters, which do not undergo the change, are known as the natural characters. तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बेटा, जो natural system of classification है, ये यहाँ पे classification of organisms को करता है. It brings out the classification of the organisms on the basis of their natural affinities. On the basis of their natural affinities, in what? In both their external characters as well as in their internal characters. मैं क्या कह रहा हूं वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि जो नेचुरल सिस्टम है, यहाँ पे ये नेचुरली एफिनिटीज दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उनके कैरेक्टर्स के जो उनके होंगे यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी. एक्सटर्नल मीन्स उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करेगा और उनके इंटरनल कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे कंसिडर करेगा. इंटरनल कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट इज सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. यहाँ पे दूसरा फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी. यहाँ पे नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल फाइटोकेमिस्ट्री. ठीक है बेटा. डिफरेंट इंटरनल कैरेक्टर्स आर टेकन अंडर कंसिडरेशन. यहां पे फिर से मैं कहूंगा नियरली परमानेंट कैरेक्टर्स विच आर नॉट लाइबल फॉर चेंज, विच आर नियरली परमानेंट आर टेकन अंडर कंसिडरेशन. उन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम एफिनिटीज दिखाते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान. जिन ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे जो नेचुरल कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे उनको हम एक ग्रुप में यहाँ पे रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को बेटा यहाँ पे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, on the basis of the number of chambers of heart, on the basis of numbers of chambers of the heart. दो ग्रुप्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, एक तो पाइसेस यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे बेटा है दैट आर द ह्यूमन्स और मैमल्स. आप कहोगे पाइसेस में आप देखोगे दे आर टू चैम्बर्ड हार्ट, while as the humans they are the four chambered heart. As such, all those organisms which have the two-chambered heart can be placed in the taxa or in the group Pisces, whereas all those organisms which have four-chambered heart are put in the Mammalia group or the Humanus group. बात आई समझ? So this was the natural system of classification. और इसके followers थे, natural system of classification के followers थे Linnaeus, Coriolanus Linnaeus, सेकंड शिम्फर एंड इक्लर, और जो आपकी टेक्स्ट बुक ने दिया था प्लांट किंगडम ऑफ प्लांटी किंगडम को एलॉबरेट किया था बेंथम एंड हुकर ने. बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है बेटा.
Now the third one, system of classification we have. Here the natural system and the artificial systems have one drawback. One common drawback have they. Although the natural system is advanced than the artificial system, we have another third one. यहाँ पे बेटा वो बेटा यहाँ पे है phylogenetic systems. Phylogenetic systems. ड्रॉबैक में यहाँ पे बताऊंगा जो कॉमन होगा यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम्स का, वो ये है कि they do not classify the organisms on the basis of their evolutionary relationships. नेचुरल सिस्टम स्लाइटली दिखाता है मगर उतना भी ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, ये यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेगा. It will put the organisms into classification, or it will show the classification of organisms on the basis of their evolutionary relationships. यानी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप समझाऊंगा मैं आप लोगों को. अगर आप कहोगे ये कोई चीज है, यहाँ पे कोई किंगडम यहाँ पे है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर देयर, 1 2 3 4 and 5 different types of the organisms are there, 5 types of the organisms are there, एक ही ग्रुप में है. अब इनको हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है. तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम यहाँ पे है, नेचुरल सिस्टम कैसे दिखाएगा इनको? जो नेचुरल सिस्टम है वो किस तरह से इनको दिखाएगा यहाँ पे, that it will show that is 1 2 3 4 एंड फिर 5 ग्रुप्स यहाँ पे वो बनाएगा, ठीक है बेटा. अगर यही सिस्टम, यही ऑर्गेनिजम्स को हम लेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम विल टेक इनटू कंसीडरेशन देयर एंसेस्टर. Which among the following organism is the most ancestral group or is the most primitive group? वो उसको सबसे वो उसको सबसे नीचे यहाँ पे रखेगा. हम यहाँ पे मान लेंगे फॉर एग्जांपल जो फोर्थ ग्रुप है, जो यहाँ पे फोर्थ ग्रुप है, इट इज द एंसेस्ट्रल ग्रुप. उसके बाद यहाँ पे थर्ड ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है. This relationship is the phylogenetic relationship. यहाँ पे एक कॉमन एक एंसेस्टर को दिखाएगा, उसी एंसेस्टर से यहाँ पे डेराइव हुआ है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स. This is the phylogenetic system of classification which takes into consideration the evolutionary relationships among the organisms, which considers that or which assumes that the organisms which have all the characteristic features or which have all the similar, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, उनका यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर होगा. यानी जिन ऑर्गेनिजम्स को हम किसी एक कॉमन टैक्सा में डिवाइड रखते हैं, उनका यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा. एक मिसाल मैं यहाँ पे लूंगा. इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम की वजह से रिलेशनशिप हम जब दिखाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्री बन जाती है. उस ट्री को हम यहाँ पे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री. दैट ट्री इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक ट्री. फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है बेटा. फाइलोजेनेटिक ट्री और इवोल्यूशनरी ट्री. एक मिसाल मैं यहाँ पे दूंगा. फॉर एग्जांपल कोई 3 ग्रुप ऑफ टैक्सा हमारे पास है, 3 ग्रुप ऑफ टैक्सा यहाँ हमारे पास है, 1 2 और 3, या A B और C यहाँ पे हमारे पास टैक्सा है, ठीक है बेटा. ये दोनों ग्रुप जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं, whereas the C does not show the relationship with the A and B characters, ठीक है. It means that यहाँ पे हम 2 डाइकोटोमस ब्रांचेस निकालेंगे. एक ब्रांच में हम यहाँ पे दिखाएंगे जो A और B है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, whereas the C इनके साथ यहाँ पे नहीं मिलता है, इनके कैरेक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट है. तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे A, B और C इन तीनों का यहाँ पे जो कॉमन एंसेस्टर है वो इस पॉइंट पे मौजूद होगा, whereas जो इन दोनों का यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है वो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मौजूद होगा. दिस इज द फाइलोजेनेटिक ट्री, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे क्लासिफाई करती है, ठीक है बेटा. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके फॉलोवर्स यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल एंगलर एंड प्रिंटल, टाक्टाजन, हटचिंसन, कॉन्क्रेस्ट वगैरह, ये डिफरेंट फॉलो साइंटिस्ट इसके फॉलोवर्स है. Phylogenetic system not only takes into consideration the phylogenetic relationships or the evolutionary relationships, it takes into consideration
evidences from all fields of the biology, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, उन सारी क्लैडिस्टिक्स है, 4 ब्रांचेस, फोटो दिस सेल बायोलॉजी, कीमोटैक्सोनॉमी, दिस क्लैडिस्टिक्स एक्सेट्रा, इन सारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को यहाँ पे कंसिडर करता है ताकि उसकी फिर क्लासिफिकेशन हो जाए, ठीक है। दिस वाज all about the systems of classification which will we go in the or within the kingdoms, ठीक है बेटा। kingdoms में हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। that's all for today, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांटिंग किंगडम की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।